रहीम स्टार्ट करते हैं गाइडिंग चैप्टर नंबर 65 के पार्ट 3 की वीडियो, जिसमें इंशाल्लाह हमने पैंक्रियाटिक सेक्रेशंस को डिस्कस करना है। सबसे पहले पैंक्रियाज का बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह बता रहे हैं। वो जिस तरह सिलेबरी एग्जाम पढ़ा था हमने, उसी तरह ये भी कंपाउंड एक्नर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सिक्रेटरी पोर्शन जिसका एल्वेलाई होता है, एल्वेलाई होता है एक्नर, ठीक है, और जिसकी डक्ट्स हैं वो ब्रांच्ड है, इसलिए हम कहते हैं कंपाउंड एक्नर स्ट्रक्चर। इसमें सिक्रेटरी पोर्शन पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह रिलीज कर रहे होंगे जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करती हैं, और फिर आगे ये जो डक्ट्स वगैरह होती हैं यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह रिलीज हो रहा होता है। अच्छा, पैंक्रियाज से रिलीज होने वाली सिक्रीशन जो ये लॉन्ग पैंक्रियाटिक डक्ट से होती हुई गिर जाती हैं हेपेटिक डक्ट के अंदर। ये आपके पास लिवर से आने वाली हेपेटिक डक्ट है, और ये जो थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें ये दोनों मतलब कॉमन पोर्शन है, जिसमें पैंक्रियाटिक डक्ट का आने वाली सिक्रीशन भी है और हेपेटिक डक्ट के अंदर सिक्रीशन भी है, इसको हम नाम देते हैं पेपिलाई ऑफ वेटर। ठीक होगी बात। और स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्या होता है, ये एंड में ये जो स्फिंक्टर है ना, ये है हमारे पास, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है तो हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, और यहाँ पे आगे आगे पास क्या होगी, ये सारी वजह स्मॉल इंटेस्टाइन होगी जिसके अंदर ये खोल रही है। डाउन की बात तो ये दोनों ड्रेन हो जाते स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो इनका कॉमन पार्ट है उसको हमने कहा पेपिलाई ऑफ वेटर। ये बेसिक सी बात है जो यहाँ पे हमने डिस्कस की हुई थी। उसके अलावा एक तो ये पैंक्रियाज यहाँ पे डाइजेशन के लिए एंजाइम वगैरह भेज रहा होता है ना, उसके अलावा पैंक्रियाज आपको पता है इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो इंसुलिन इस डक्ट में नहीं डाली जाती, बल्कि इंसुलिन यहाँ पे मौजूद ब्लड वेसल्स में डाल दी जाती है, तो इंसुलिन एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर। ठीक हो गया। इंसुलिन का इस डक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये पैंक्रियाज के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स उन्होंने बता दी। यहाँ तक हमारे पास वो बात कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। तो जी पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि फूड के तीनों कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स रिलीज करता है। तीनों कंपोनेंट्स मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इन तीनों के लिए कोई ना कोई एंजाइम्स रिलीज करता है पैंक्रियाज। ठीक है, तो डाइजेशन में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है पैंक्रियाज हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए 3 एंजाइम्स रिलीज कर रहा है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज। ठीक हो गया। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होती है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होती है, उनको ब्रेक कर देता है इनटू पेप्टाइड्स। ठीक हो गई बात। अमाइनो एसिड्स में ब्रेक नहीं करेगा, पेप्टाइड्स में ब्रेक करेगा, ट्रिप्सिन भी और काइमोट्रिप्सिन भी। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम इसको देखें कार्बोक्सी पेप्टिडेज को देखें, तो ये कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज वो जो पेप्टाइड फॉर्म हो चुके हैं उनमें से कुछ पेप्टाइड्स को ब्रेक करके अमाइनो एसिड बना देती हैं। सारे पेप्टाइड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, चंद एक पेप्टाइड्स को ये मजीद डाइजेस्ट करके उनके अमाइनो एसिड फॉर्म कर देंगी। तो हमारे पास प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए 3 तरह के एंजाइम्स हो गए, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जिन्होंने पेप्टाइड फॉर्म करने हैं, और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज जिन्होंने पेप्टाइड्स को ब्रेक करना होता है अमाइनो एसिड्स में। कुछ पेप्टाइड्स को ब्रेक करती है अमाइनो एसिड में, बाकियों को पेप्टाइड के फॉर्म में ही छोड़ देती हैं। डन हो के बाद अच्छा, फिर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए हमारे पास एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है, स्टार्चेस, ग्लाइकोजन और इन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है, और ब्रेक करके डाइसैकेराइड्स या कुछ ट्राइसैकेराइड्स फॉर्म कर रहा है। मोनोसैकेराइड्स ये भी फॉर्म नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे भी आप देखें, जिस तरह यहाँ पे हमने कहा था प्रोटीन्स को चंद प्रोटीन होते हैं जिनको अमाइनो एसिड्स तक ब्रेक करते हैं, बाकियों को अमाइनो एसिड्स तक ब्रेक नहीं कर पाते। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी मोनोसैकेराइड्स तक हम ब्रेक कर ही नहीं रहे, यानी ग्लूकोज वगैरह नहीं यहाँ पे फॉर्म होगा, बस डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड्स तक हमने उसको ब्रेक किया। ठीक हो की बात। फिर हम देखते हैं फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, वो भी यहाँ पे 3 है। एक पैंक्रियाटिक लाइपेज है। पैंक्रियाटिक लाइपेज तो ये जो ट्राइसाइक्लिसरॉल होते हैं ना, इनको तोड़ देता है और फैटी एसिड बना देगा, मोनोग्लिसराइड्स बना देगा। फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज है। कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज जारी सी बात है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को हाइड्रोलाइसिस कर देगा। और फॉस्फोलाइपेज है जो कि फॉस्फोलिपिड से फैटी एसिड्स को स्प्लिट करेगा, उनको तोड़ेगा। ठीक है, बात यहाँ तक तो बातें बड़ी सिंपल थी, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, जो हमने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़े ना, 3 एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज, ये तीनों एंजाइम्स पैंक्रियाज एक्टिव फॉर्म में नहीं रिलीज करता। जिस वक्त रिलीज करता है ना, उस वक्त ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। मसलन ये जब रिलीज करता है तो हमारे पास ट्रिप्सिन नहीं बल्कि ट्रिप्सिनोजिन होता है। इसी तरह काइमोट्रिप्सिनोजिन होता है, और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज नहीं होता बल्कि प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज होता है। तो इनएक्टिव फॉर्म में ये इनको रिलीज करते हैं। फिर ये एक्टिव कैसे होंगे? एक्टिव होने के लिए सबसे पहले ट्रिप्सिनोजिन को देखते हैं। ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव करने के लिए एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और म्यूकोजा के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो जब ये इनएक्टिव एंजाइम्स इंटेस्टाइन में आएंगे तो इंटेस्टाइन में मौजूद एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन फॉर्म कर देगी। डालने के बाद एक बात आपने ये देख ली। उसके अलावा ट्रिप्सिनोजिन ऑटो कैटालिटिकली भी एक्टिवेट होती है। क्या मतलब है? ऑलरेडी जो मौजूद ट्रिप्सिन होता है ना, वो मजीद ट्रिप्सिनोजिन की एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है। सही हो गई बात। यानी कि ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एक तो एंटेरोकाइनेज का रोल है, दूसरा एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन भी ये काम करता है कि एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन भी
इसको कन्वर्ट करेगा। अच्छा, फिर ये जो एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन है, ये देखिएगा, ये दूसरे जो प्रोटीन एंजाइम्स थे ना, काइमोट्रिप्सिन मैंने कहा था इनएक्टिव फॉर्म में होगा काइमोट्रिप्सिनोजिन, इसको भी एक्टिवेट करने में रोल प्ले करेगा। इसी तरह प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज को भी एक्टिवेट करने में रोल प्ले करेगा। तो यानी कि ट्रिप्सिन का बहुत अहम रोल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन एंजाइम्स की एक्टिवेशन में ट्रिप्सिन का है। यहाँ पे वो मजीद ट्रिप्सिन भी फॉर्म करवा रहा है, वो काइमोट्रिप्सिनोजिन को भी एक्टिवेट कर रहा है, और वो प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज को भी एक्टिवेट कर रहा होता है। जानों की बात। अच्छा, फिर वो बताते हैं कि हम लोग इसको इनहिबिट करना होता है। क्या मतलब? हम चाहते हैं कि ये एक्टिवेशन जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो भाई, उससे पहले अगर होगी ना कहीं पैंक्रियाज में, तो वो तो बड़ी नुकसानदेह हो जाएगी। फिर तो ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो पैंक्रियाज को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास वही सेल्स जो कि ट्रिप्सिनोजिन को रिलीज कर रहे हैं ना, वही साथ साथ ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी रिलीज कर देते हैं। इस ट्रिप्सिन इनहिबिटर की वजह से इंटेस्टाइन से पहुंचने से पहले ट्रिप्सिन एक्टिवेट नहीं हो पाता, मतलब ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और आपको पता है जब ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ट्रिप्सिन नहीं बनेगा, ट्रिप्सिन नहीं बनेगा तो वो बाकी ट्रिप्सिन तो आपको पता है ऑटो कैटालिटिकली भी एक्टिवेट होता है, यानी मजीद ट्रिप्सिन फॉर्म नहीं हो सकेगा, काइमोट्रिप्सिन भी एक्टिवेट नहीं हो सकेगा, प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज भी एक्टिवेट नहीं हो सकेगा। तो सबसे जरूरी ये है कि हम इनहिबिटर रखें ताकि ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन ना बन सके। ठीक होगी बात? अच्छा, एक तो चीज आपने ये देख ली। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वो एक प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कई दफा होता है कि ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये ब्लॉक हो जाती है। जब पैंक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक होती है तो कई दफा ट्रिप्सिनोजिन इतना ज्यादा हो जाता है या कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर ट्रिप्सिनोजिन को रोक नहीं पाता। थोड़ा बहुत ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा ट्रिप्सिन बन गया पैंक्रियाज के अंदर, वो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजिन को भी एक्टिवेट कर देगा, वो दूसरे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को भी एक्टिवेट कर देगा, और उसकी वजह से पैंक्रियाज खराब होना शुरू हो जाएगा, पैंक्रियाज डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स पैंक्रियाज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसी सिचुएशन को हम नाम देते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ठीक होगी बात? ये हमने देख लिया। उसके बाद आता है हमारे पास, यहां तक हमारे पास कंप्लीट हो गए पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि सिक्रीटरी पोर्शन रिलीज किए थे। फिर देखते हैं डक्ट्स बाइकार्बोनेट आयंस किस तरह रिलीज करती है। तो फिर आता है सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो ये कह रहे हैं कि पैंक्रियाट की जो डक्ट्स होती है, डक्ट्यूल्स होती हैं, लार्ज डक्ट्स होती हैं, ये हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज कर रहे होते हैं। किस तरह से बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज होते हैं उसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं। अब ये हमारे पास दोबारा एपिथेलियल का सेल है जिसकी एक साइड पे हमारे पास ब्लड वेसल है, इसको हम कहते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास लूमिनल मेम्ब्रेन है, यानी कि लूमेन के साइड पे है, यानी कि इस साइड में हमारे पास डक्ट है या सिक्रीशन है, जो भी होना होता है। सही हो गई बात? बेसिकली हो क्या रहा है हमारे पास, H2 और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाते हैं हमारे पास कार्बोनिक एसिड, और यहाँ पे एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सही हो गई बात? फिर ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक करके फॉर्म करता है हाइड्रोजन आइंस और बाइकार्बोनेट आइंस। तो एक तो बाइकार्बोनेट आइंस यहाँ से आ गए, दूसरा देखिएगा बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे ये बाइकार्बोनेट आइंस सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट के तहत भी अंदर आ जाते हैं। अब को ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होता है, यानी कि सोडियम का कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यूज करते हुए ये बाइकार्बोनेट आयंस अंदर आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास चैनल प्रोटीन है, यहाँ पे आपके पास सोडियम लग गया, सोडियम कह रहा है यार मैं सेल के अंदर बहुत थोड़ा हूँ, इसलिए मुझे सेल के अंदर भेजो। सही हो गई बात? सेल के अंदर सोडियम कंसेंट्रेशन थोड़ी है, बाहर ज्यादा है, अब सोडियम चाहता है कि वो अंदर की तरफ आए। ठीक, तो यहाँ पे सोडियम अटैच हो चुका है कि मुझे अंदर भेजो, साथ ही बाइकार्बोनेट भी अटैच हो जाएगा, कहेगा यार चलो सोडियम को तो लेके जा ही रहे हो, थोड़ा मुझे भी ले जाओ। सोडियम को तो जाने का हक है ना कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, लेकिन थोड़ा चलो फेवर दे दो, मुझे भी ले जाओ। तो यूं जब ये आग मुड़ेगी तो सोडियम के साथ साथ बाइकार्बोनेट भी सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट काउंटर को ट्रांसपोर्ट के साथ सोडियम के साथ अटैच होकर अंदर आ गया। तो बाइकार्बोनेट हमारे पास को ट्रांसपोर्ट से भी आ गया है और कार्बोनिक एसिड के ब्रेक करने से भी आ गया है। अब इस बाइकार्बोनेट को हम लूमिनल मेम्ब्रेन में यहां से सेल से निकाल के लूमेन में भेज देंगे, यानी कि डक्ट्स में भेज देंगे, यानी कि जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है उसमें भेज देंगे। और ये भेज किस तरह रहे हैं, क्लोरीन के साथ या क्लोराइड के साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट के साथ। अब काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि क्लोराइड सेल के अंदर थोड़ा है, क्लोराइड कहता है भाई मेरा तो हक है, मैंने सेल में जाना ही जाना है। अब ये क्लोराइड यहाँ पे अटैच हो गया कि मुझे सेल के अंदर भेजो, दूसरी तरफ बाइकार्बोनेट अटैच हो गया कि यार चलो क्लोराइड को जब तुम अंदर लाओगे ना तो प्लीज मुझे भी बाहर भेज देना। तो यूं होगा कि क्लोराइड सेल के अंदर आ जाएगी और ये बाइकार्बोनेट सेल के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास काउंटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस यूज हो रहा है क्लोराइड का और बाइकार्बोनेट मुफ्त खाते में बाहर चली गई। ठीक हो की बात? ये जो क्लोराइड सेल के अंदर आ रही होती है ये फिर चैनल के थ्रू बाहर चली जाती है, इसलिए तो सेल के अंदर क्लोराइड इतनी थोड़ी है कि वो यहाँ पे अपना हक समझती है अंदर आना। ठीक है, क्योंकि हम फिर उसको बाहर निकाल देते हैं चैनल के थ्रू। ऑलराइट, ये आपने देखा बाइकार्बोनेट से क्या हुई। अब कार्बोनिक एसिड ब्रेक करने पे बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस हुए थे, उसके साथ तो देख लिया हमने क्या हुई। उसके अलावा हाइड्रोजन आयन भी तो प्रोड्यूस हुए थे ना, ये हमने कहा था बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। इन हाइड्रोजन आयन के साथ क्या होता है ये देखिएगा, हाइड्रोजन आयन सोडियम का साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट के तहत सेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से।
इनको हमने बेसोलेटरी मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ काउंटर ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन डिफरेंस, सोडियम का यूज होगा। सोडियम बेताब है अंदर आने के लिए, हम कहते हैं चलो सोडियम तो अंदर आ ही रहा है, इस तरफ हाइड्रोजन लग जाता है, सोडियम के अंदर आते आते हाइड्रोजन खुद बाहर चला जाता है, तो ये काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है हाइड्रोजन की। अच्छा यार सोडियम इतने बेताब क्यों है? यहाँ हमने कहा था सोडियम आ रहा है, साथ बाइकार्बोनेट भी आ जाएगा, क्योंकि सोडियम आने के लिए बेताब था तो थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट साथ, ये तो कोर ट्रांसपोर्ट हो गई थी। यहाँ हमने कहा सोडियम अंदर आने के लिए बेताब है तो हाइड्रोजन को हम बाहर ले गए, वो काउंटर ट्रांसपोर्ट हो गई। भाई सोडियम अंदर आने के लिए इतना बेताब क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके सोडियम को बाहर भेजता जा रहा है, एटीपी यूज करके सोडियम को बाहर भेजता जा रहा है। ठीक है, तो चूंकि सोडियम इतनी बाहर जा रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, तो अब अंदर उसकी कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी हो जाती है, वो बेताब होती है अंदर आने के लिए। जब वो अंदर आती है तो कभी हम काउंटर ट्रांसपोर्ट में उसके साथ हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, जब वो अंदर आती है तो कभी हम कोर ट्रांसपोर्ट में बाइकार्बोनेट आयंस को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस डेवलप कर रही है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या कर रही है? सोडियम को बाहर निकालेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत और पोटेशियम को अंदर लाएगी। ये पोटेशियम जो अंदर आती है ये भी दोबारा फिर चैनल से होते हुए बाहर चली जाती है, यहाँ बस वक्त जाया किया था। अच्छा एक और चीज देखना, अब हमने लुमेन के अंदर आपने देखा है कि ये बाइकार्बोनेट जो है इसको जबरदस्ती हम बाहर भेजते चले गए हैं, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से भी आ रहा था और कोर ट्रांसपोर्ट से भी आ रहा था, इसको हमने लुमेन के अंदर भेज दिया। जब लुमेन के अंदर इतना बाइकार्बोनेट आ जाएगा तो बाइकार्बोनेट एक नेगेटिव आयन है, सही है। लुमेन में यानी कि डक्ट में अब नेगेटिविटी आ चुकी है, इस नेगेटिविटी की वजह से कुछ पॉजिटिव सोडियम वो बता रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस से भी इस डक्ट के अंदर आ जाती है। ठीक है, कुछ जो पॉजिटिव सोडियम है ये इंटरसेलुलर स्पेस से भी आ जाती है। अभी तक हमने इंटरसेलुलर स्पेस से किसी चीज की आमद नहीं पड़ी थी, अभी तक हर चीज हम कह रहे थे एपिथेलियल सेल्स की मेम्ब्रेन से आ रही है, लुमिनल मेम्ब्रेन से आ रही है, पहले यहाँ से बेसोलेटरी मेम्ब्रेन से सेल में आएगी, फिर सेल से लुमेन में आ जाएगी। लेकिन ये वो बता रहे हैं कि सोडियम जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस से भी आ जाती है। अब सोडियम भी आगे, बाइकार्बोनेट भी आगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट बनना शुरू हो गया तो यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक आइसो ऑस्मोटिक सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हमने देख लिया डक्ट्स के अंदर बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन किस तरह से होती है। डन होगी बात। फिर आते हैं हम रेगुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस की तरफ। अभी तक पहले हमने जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स देख लिए और फिर हमने बाइकार्बोनेट्स देख लिए। ठीक है, अब हम इसकी रेगुलेशन वगैरह देख लें। मुख्तलिफ चीजें रेगुलेट कर रही होती हैं। एसिटाइलकोलिन तो आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व से आती है, पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से आ रही है और मुख्तलिफ जगहों से इंटरनल नर्वस सिस्टम से आ रही है, और इसने तो सिक्रीशंस को हमेशा स्टिमुलेट ही करना होता है, चाहे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो चाहे पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस हो, इसने तो गट की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट ही करना होता है। सही है। फिर अगर कोलेसिस्टोकाइनिन को देखें, कोलेसिस्टोकाइनिन हम पहले भी किसी को डिस्कस कर चुके हुए हैं, ये ड्यूडेनम से रिलीज हो रहा होता है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ना तब ये रिलीज होता है, और ये रिलीज होने के बाद आपको पता है कि सिक्रीशंस को, जो फैट वाली सिक्रीशंस है खास तौर पे, उनको इंक्रीज करेगा। सही हो गया। अब डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशंस को इंक्रीज करेगा। और फिर देखते हैं सिक्रीटिन। सिक्रीटिन तब रिलीज होता है जब स्टमक से एसिडिक काइम आता है। ठीक है, तो ये एसिडिटी के नतीजे में रिलीज हो रहा है ना, तो इसका काम है कि ये बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाए। तो सिक्रीटिन जो है ये बाइकार्बोनेट स्टिमुलेशन, बाइकार्बोनेट के ज्यादा फॉर्म करवाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट आए और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। कोलेसिस्टोकाइनिन खासतौर पर डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है और सिक्रीटिन खासतौर पर बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट, मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट डिफरेंट स्टिमुलाई, यानी जो डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं ये अगर अकेले अकेले देखें तो बहुत थोड़ा काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब मिल जाती हैं तो इनकी वजह से सिक्रीशन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रही होती है। फिर आते हैं फेजेस ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन की तरफ। जिस तरह गैस्ट्रिक सिक्रीशन के 3 फेजेस है, वही सेम फेजेस पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के भी हैं। पहला फेज सेफेलिक फेज, जिसमें हमने कहा था कि अभी फूड जो है वो स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया ही नहीं है, अभी सिर्फ दिमाग सोच रहा है कि खाना आएगा या ओरल कैविटी में है, तो यहाँ पे हायर नर्व सेंटर्स जो होते हैं, नर्वस सेंटर्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं और वो सिक्रीशन को करवा रहे होते हैं। तो अबाउट 20% जो सिक्रीशन है वो इसी तरह से हो रही होती है। दूसरा आता है हमारे पास गैस्ट्रिक फेज, यानी कि खाना स्टमक के अंदर आ चुका है। अब जब खाना स्टमक में आएगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहेगा कि भाई मेरे पास खाना आ चुका है, अभी तुम्हारे पास भेजना है मैंने, इसलिए तुम थोड़ी बहुत एंजाइम्स रिलीज करवा दो। तो ये जो स्टमक से आपके पास नर्वस स्टिमुलेशन आ रही है और मुख्तलिफ स्टिमुलेशन आएंगी कि वो कहेंगे कि भाई थोड़ा सा इंक्रीज करो। 10% पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो आपके पास इस तरह से, यानी कि गैस्ट्रिक फेज की वजह से रिलीज हो रहे होते हैं, स्टमक में फूड आने की वजह से रिलीज हो रहे होते हैं। और फिर आखिरी आता है आपके पास इंटेस्टिनल फेज, यानी कि जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। सबसे ज्यादा सिक्रीशन इसी वजह से होती है। जाहिर सी बात है जब इंटेस्टाइन में आएगा तो इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा स्टिमुलस मिल रहे होंगे, वो एसिडिटी होगी तो वो बहुत ज्यादा सिक्रीशन रिलीज करेंगे, प्रोटीन्स वगैरह हैं तो वो बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करवाएंगे। जाहिर बात है ये सारी चीजें जब वो स्टिमुलेट कर रही होंगी हमारे रिलीजेस को। अच्छा, फिर वो यहाँ पे बता रहे हैं सिक्रीटिन स्टिमुलेट्स कॉपियस सिक्रीशंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। जाहिर सी बात है जब स्टमक से बहुत ज्यादा एसिडिक काइम आएगा, वो काइम आएगा जिसकी जो पीएच है वो 5 से कम होगी, और मतलब एसिडिटी है, तो उसकी नतीजे में सिक्रीटिन रिलीज हो रहा होगा। सिक्रीटिन एस सेल से रिलीज होता है
और इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, प्रो सिक्रीटिन की फॉर्म में। लेकिन आने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, ये सिक्रीटिन बन जाता है, और सिक्रीटिन फिर क्या करता है, हमारे पैंक्रियाज को जाकर कहता है कि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ हमारे पास बहुत ज्यादा एसिड आ रहा है, तुम्हारी गुजारिश है, तुमसे गुजारिश करते हैं कि तुम हमारे पास बाइकार्बोनेट, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा से ज्यादा बनाओ ताकि ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट आए और स्टमक से आने वाले HCl को न्यूट्रलाइज कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट आता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल NaCl बन गया और H2CO3 बन गया। ये H2CO3 ब्रेक करके हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम निकाल देंगे ब्लड में ताकि वो जाके लंग से अल्टीमेटली बॉडी से निकल जाए, और H2O तो वाटर है भाईजान, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ये सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से pH को इंक्रीज कर लेते हैं। स्टमक से जो एसिडिक कायम आया था उसकी pH तो बहुत थोड़ी थी भाई, 2-3 के करीब थी उसकी pH। अब हम बढ़ा के pH को तकरीबन 5 तक ले जाते हैं, 5 थोड़ी सी ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से सिक्रीटिन ने pH को नॉर्मलाइज करने में रोल प्ले करना होता है। फिर वो कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन कंट्रीब्यूट्स टू कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन बाय पैंक्रियाज, यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो कि एक और हार्मोन है, रिलीज हो रहा होता है ये आई सेल से। सिक्रीटिन एस सेल से रिलीज हो रहा था, ये आई सेल से रिलीज हो रहा होता है, और ये देख रहा होता है किस तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। प्रोटीन प्रोडक्ट्स बहुत है तो ये प्रोटीन सिक्रीशन को इंक्रीज करवाएगा, जिस तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं उस तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करवाने की कोशिश करता है। डनो की बात, तो यहाँ तक बात हमारे पास सिंपल थी। तो यही बता रहे हैं कोलेसिस्टोकाइनिन और इसके बीच में डिफरेंस बेसिकली क्या था। देखिएगा जिस वक्त HCl का स्टिमुलस होता है तो ये बहुत एसिडिक है, हम चाहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा रिलीज हो, तो यहाँ पे सिक्रीटिन की सिक्रीशन बहुत ज्यादा होगी ताकि वाटर और बाइकार्बोनेट बढ़ाए जाए, एंजाइम की सिक्रीशन खास नहीं होती। ठीक, जबकि सोप का सिक्रीशन होता है, सोप में HCl ये बाइकार्बोनेट वगैरह भी बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं और एंजाइम भी बहुत रिलीज होते हैं, क्योंकि सोप में आपको पता है फैट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें होंगी। और फिर दूसरी तरफ अगर पेप्टोन्स को हम रिलीज करें तो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत है, तो यहाँ पे एंजाइम ज्यादा होंगे और बाइकार्बोनेट थोड़े। यानी दो तरह के स्टिमुलाई होते हैं, एक होता है जिसमें हम चाहते हैं कि बाइकार्बोनेट ज्यादा हो, इस केस में सिक्रीटिन बहुत रिलीज होती है, और दूसरे होते हैं जिसमें हम चाह रहे होते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम ज्यादा हो, और इस केस में कोलेसिस्टोकाइनिन बहुत ज्यादा रिलीज हो रही होती है। तो ये हमने देखा सिक्रीटिन कोलेसिस्टोकाइनिन किस तरह से रेगुलेट कर रहे होंगे पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को। उसके बाद बाकी चैप्टर इंशाल्लाह आते हैं, बाइल सिक्रीशन और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, इंशाल्लाह हम पार्ट 4 की वीडियो में डिस्कस करेंगे।